नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने फ्योदर दोस्तोयेवस्की की मशहूर नोवेला व्हाइट नाइट्स का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। एक अच्छे अनुभव के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद एंड हैप्पी लिसनिंग। वो एक अत्यंत सुंदर रात थी। ऐसी रात तो शायद केवल तभी संभव होती है जब हम युवा होते हैं, जब हृदय में प्रश्नों का भार कम होता है और अनुभव करने की क्षमता आकाश पूर्णतः स्वच्छ था। तारे इतनी तीव्रता से चमक रहे थे मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें प्रकाश से भर दिया हो। आकाश की ओर देखते हुए मन में एक अजीब सा, लगभग बाल सुलभ विचार उठता है कि वास्तव में ऐसे आकाश के नीचे कोई मनुष्य रह सकता है जो सदा चिड़चिड़ा हो, जो हर बात पर नाराज रहता हो, जो जीवन से थका हुआ हो। ये प्रश्न भी युवावस्था का ही होता है और शायद इसी कारण उस दिन मैं अपने ही मन से संघर्ष कर रहा था। प्रातःकाल से मेरे हृदय पर एक विचित्र सी उदासी बैठी हुई थी। ऐसी उदासी जो ना तो चिल्लाती है, न शिकायत करती है, बस मौन रहकर साथ चलती रहती है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अकेला रह गया हूँ, मानो सब लोग, सब मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हों। पर सब लोग, इसका अर्थ क्या था? इसका उत्तर मेरे पास स्वयं भी नहीं था। मैं पिछले 8 वर्षों से पीटर्सबर्ग में रह रहा था। 8 वर्ष कम नहीं होते। इतने समय में मनुष्य किसी नगर के साथ रहना सीख लेता है। उसकी हवा, उसकी ठंड, उसकी गलियां और उसकी निस्तब्धता उसके परिचित हो जाती है। फिर भी इतने वर्षों में मेरा कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं लोगों को देखता था पर उनसे बातचीत नहीं करता था। मैं उनके बीच रहता था पर उनका अंग नहीं बन पाया। और फिर भी यह विचित्र बात है, मुझे ऐसे लगता था मानो मैं पूरे नगर को जानता हूँ। इसलिए नहीं कि नगर मुझे जानता था, बल्कि इसलिए कि मैं नगर को देखता था। मैं उसे निरंतर निहारता था। प्रतिदिन एक ही समय पर उन्हीं चेहरों को देखता था। वे मुझे नहीं पहचानते थे पर मैं उन्हें पहचानता था। मुझे ज्ञात था कि कौन किस समय प्रसन्न होता है, कौन किस दिन उदास रहता है और कौन केवल आदतवश मुस्कुराता है। मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन कर लिया था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुस्तक पढ़ी जाती है। फोंटानका के किनारे पर एक वृद्ध पुरुष था। मैं उसे प्रतिदिन देखता था, सदैव एक ही समय पर, एक हाथ में पुरानी सी लकड़ी की छड़ी और दूसरे हाथ से हवा में अनजान संकेत करता हुआ। वह प्रायः स्वयं से बातें करता रहता था। हम दोनों ने कभी बातचीत नहीं की, फिर भी मुझे लगता था कि एक दूसरे को जानते हैं। यदि कभी मैं उस समय वहां उपस्थित ना होता तो मुझे विश्वास था कि वह मुझे अवश्य स्मरण करता होगा। और केवल लोग ही नहीं, घर भी। मैं मकानों को भी पहचानता था। जब मैं गलियों से होकर गुजरता था तो वे घर मुझे जीवित प्रतीत होते। ऐसा लगता मानो वो मुझे देख रहे हों, मानो मुझसे बात कर रहे हों। कोई कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मरम्मत शेष है। कोई कहता मैं आग से बाल बाल बच गया। कोई कहता अगली गर्मियों में मेरी एक और मंजिल बनेगी। एक छोटा सा गुलाबी रंग का घर था जो मुझे सबसे अधिक प्रिय था। हर बार उसे देखकर मेरा मन हल्का हो जाता था। पर एक दिन जब मैं वहां से गुजरा तो देखा किसी ने उसे पीले रंग से रंग दिया है, बिल्कुल कैंजरी पक्षी के समान पीला। मुझे ऐसे लगा मानो किसी ने मेरे किसी अपने को विकृत कर दिया हो। आज तक मैं उस घर के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाया। इसी प्रकार मैं पूरे पीटर्सबर्ग को जानता हूँ और इसी कारण जब ग्रीष्म ऋतु आई तो मुझे लगा कि नगर मुझे छोड़कर जा रहा है। जो भी कोई पुरुष गाड़ी में बैठता दिखाई देता, मुझे लगता वो अपने परिवार के पास जा रहा हो। जो भी युवती फूल खरीदती दिखाई देती, मुझे लगता कि वह नगर छोड़ने की तैयारी में है। गाड़ियों में फर्नीचर लदा हुआ जा रहा था, नौकाओं पर घरेलू सामान भरा हुआ था। मुझे प्रतीत होता मानो पूरा नगर ही कहीं और बसने जा रहा हो और मैं कहीं नहीं जा रहा था। न मेरे पास जाने के लिए कोई स्थान था, न मुझे कोई बुला रहा था, न कोई ऐसा स्थान जहां मेरा कोई इंतजार करता हो। 3 दिनों तक मैं इसी बेचैनी में नगर में भटकता रहा। घर लौटने पर शांति नहीं मिलती। मैं दीवारों को देखता, कुर्सियों को घूरता, मानो कोई वस्तु अपने स्थान पर न हो। मैंने तो मकड़ी के जाले तक को डांट दिया, पर वास्तव में जो वस्तु असंतुलित थी वह मेरे भीतर ही थी। फिर एक दिन बिना किसी विशेष उद्देश्य के मैं नगर की सीमा पार कर गया।
और जैसे ही खुली हवा, खेत और हरियाली दृष्टि में आई, मेरे हृदय पर रखा हुआ भार कुछ हल्का हो गया। मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी अन्य देश में आ गया हूँ। प्रकृति ने मुझे कुछ क्षणों के लिए जीवित होने का अनुभव कराया। पीटर्सबर्ग के आसपास की प्रकृति एक दुर्बल युवती के समान है, जो प्रायः बीमार सी प्रतीत होती है, पर कभी कभी अचानक इतनी सुंदर हो जाती है कि देखने वाले उसे प्रेम कर बैठते हैं, और फिर अगले ही दिन वह सुंदरता पुनः लुप्त हो जाती है। संध्या को मैं फिर नगर लौट आया। रात्रि हो चुकी थी, घड़ी ने 10 बजाए थे। मैं नहर के किनारे किनारे चलता जा रहा था, धीरे धीरे कोई धुन गुनगुनाते हुए, क्योंकि जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो प्रायः अकेला ही गाता हूँ। और तभी मैंने उसे देखा। उसने पीले रंग की टोपी पहनी थी और उसके कंधे पर एक काला शॉल था। वह रो रही थी। उसकी सिसकियों की ध्वनि पानी के शोर में दब रही थी, और उसी क्षण बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरा हृदय भी भारी हो उठा। यहीं से मेरी कथा आरंभ होती है। मैं बिल्कुल उसके पास से गुजर गया। नहर की रेलिंग पर झुकी हुई वह युवती अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिली। उसकी दृष्टि नीचे गंदे अंधकारमय पानी पर टिकी हुई थी, मानो उस पानी के भीतर अपना कोई भूला बिसरा उत्तर खोज रही हो। उसने मेरे कदमों की आहट नहीं सुनी, या शायद सुना हो पर सुनना नहीं चाहा हो। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। हृदय की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे स्मरण नहीं पड़ता कि अंतिम बार किसी अनजान युवती के इतने समीप कब खड़ा हुआ था। वह एक युवती है, मैंने मन ही मन कहा, और संभवतः उसके बाल काले हैं। मैं आगे बढ़ गया, पर अचानक रुक गया। मैंने सुना एक बहुत ही हल्की सी आवाज, फिर एक और। वह रो रही थी। यह कोई ऊंचे स्वर में रोने की आवाज नहीं थी। यह वे सिसकियां थी जिन्हें मनुष्य तब छिपाने का प्रयास करता है जब उसे लगता है कि संसार को उसके दुख से कोई सरोकार नहीं। उस क्षण मेरा हृदय जैसे कहीं भीतर बैठ गया। मैंने कुछ कहने का विचार किया, केवल एक शब्द, मैडम, पर उसी पल स्वयं को रोक लिया। मुझे स्मरण हो आया था कि रूसी उपन्यासों में ये शब्द कितनी बार, कितनी व्यर्थ स्थितियों में बोला जाता है। मुझे लगने लगा यदि मैंने यह कहा तो मैं उन्हीं निरर्थक पात्रों में गिना जाऊंगा। इसी हिचकिचाहट के बीच युवती ने स्वयं ही अपना संतुलन बदला। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह चौंक गई, फिर दृष्टि झुका ली और बिना कुछ कहे मेरे पास से निकल गई। मैंने भी उसका अनुसरण किया, फिर बहुत पास से नहीं, केवल इतना कि यदि आवश्यकता पड़े तो मैं वहीं रहूं। वो फुटपाथ बदलकर तेज चलने लगी। मैं सड़क पार करने का साहस नहीं जुटा पाया, और तभी भाग्य ने अपना कार्य किया। उसी फुटपाथ पर कुछ दूरी से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। सांझ के वस्त्रों में, आयु में मुझसे बड़ा, पर चाल में लड़खड़ाता हुआ। वह दीवार का सहारा लेकर चल रहा था, और फिर अचानक उसकी दृष्टि उस युवती पर पड़ी। उसकी चाल बदल गई, उसका उद्देश्य बदल गया। युवती ने अपनी गति बढ़ा दी, पुरुष ने भी। वह दौड़ने लगी, वह भी, और फिर युवती चीख पड़ी। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैं एक क्षण भी नहीं रुका। सड़क पार की, हाथ में जो गांठदार छड़ी थी उसे और दृढ़ता से पकड़ लिया। मैंने उस पुरुष को कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। वह समझ गया। बिना एक शब्द बोले वह पीछे हट गया। केवल जाते जाते कुछ बुदबुदाया, पर उसकी बात पानी की रात्रि के शोर में विलीन हो गई। अपना हाथ दीजिए, मैंने युवती से कहा। अब वह पास नहीं आएगा। उसने कुछ नहीं कहा, केवल अपना हाथ मेरी बाह में डाल दिया। उसका हाथ कांप रहा था, मेरा भी। हम दोनों मौन होकर चलते रहे। कुछ क्षण बाद मैंने चुपके से उसकी ओर देखा। वह सुंदर थी, और हाँ, उसके बाल सचमुच काले ही थे। उसकी पलकों पर अभी भी आंसुओं की नमी थी। यह कहना कठिन था कि आंसू पहले दुख के थे या अभी अभी भय के। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, मानो यह स्वयं भी इस बात से चकित थी कि अभी जीवित है। उसने भी मेरी ओर देखा, फिर संकोचवश दृष्टि झुका ली। देखिए, मैंने धीरे से कहा, यदि मैं यहाँ नहीं होता तो कुछ भी अनुचित नहीं होता, पर मुझे ज्ञात नहीं था। उसने उत्तर दिया। मुझे लगा था शायद कि आप भी। अब जान गई? मैंने पूछा। थोड़ा सा, उसने कहा। पर आप कांप क्यों रहे हो? मैं मुस्कुरा दिया। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैंने कहा। मैं युवतियों के सामने संकोच करता हूँ। जैसे आप थोड़ी देर पहले भयभीत थी, वैसे ही मैं इस समय घबरा रहा हूँ। यह मेरे लिए
स्वप्न जैसा है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी युवती से इस प्रकार बात करूंगा। सच में, हाँ, यदि मेरी बाँह कांप रही है तो इसलिए कि पहली बार किसी सुंदर युवती ने उसे थामा है। वो हल्के से हंस पड़ी। सच कहूं, उसने कहा, युवतियों को ऐसी झिझक अच्छी लगती है, और मुझे भी। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो रात्रि ने मुझे कोई पुरस्कार दिया हो। बस एक बात याद रखिए, उसने कहा, जब तक मैं घर नहीं पहुंचती हूँ मैं आपको दूर नहीं भेजूंगी। तो फिर मेरी सारी झिझक समाप्त हो जाएगी, मैंने कहा, और मेरी सारी आशाएं भी। आशाएं? मैं मुस्कुराई। आप तो बहुत आगे निकल गए। मैं मौन हो गया, पर हृदय बहुत कुछ कह रहा था, पर जीव यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहे। हम चलते रहे, और रात्रि धीरे धीरे हम दोनों को अपने निस्तंभता में समेटती चली गई। उसने कहा, मेरी दोनों हथेलियों को अपनी उंगलियों में थामते हुए, तो तुमने यह दिन भी काट लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के नीचे एक छिपा हुआ संकोच भी था, मानो वह स्वयं भी इस बात से आश्चर्यचकित थी कि यह भेंट फिर हो रही है। मैंने पूरा दिन इस स्थान का इंतजार किया, मैंने कहा। 2 घंटे पहले ही आ गया था। आज दिन भर मेरी अवस्था कुछ विचित्र सी रही। मैं समझ सकती हूँ, उसने धीरे से कहा, पर आज हम कल रात की तरह बात नहीं करेंगे। मैंने बहुत विचार किया है। उसकी आवाज में एक हल्का सा कठोरपन आ गया था। मुझे लगा, उसने आगे कहा, कि कल मैं बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई थी, हृदय के भरोसे बातें कर रही थी, और इस प्रकार बिना सोचे समझे बातें आगे बढ़ जाती हैं। मैं मौन रहा। मुझे लगा मानो उसकी कही हुई प्रत्येक बात मेरी बेचैनी को और गहरा कर रही हो। इसलिए उसने कहा, आज मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, ठीक से, पूरी तरह। मुझे? मेरी आवाज में आश्चर्य था। हाँ, उसने कहा, तुम कौन हो, कैसे जीवन जीते हो, तुम्हारे जीवन का रंग क्या है, सब कुछ। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरा जीवन, मेरी तो कोई कहानी ही नहीं है। कोई कहानी नहीं? उसने मेरी ओर देखा। तो फिर तुम यहां तक कैसे पहुंचे? बस, मैंने कहा, जैसे लोग जी लेते हैं, अकेले। अकेले? अर्थात लोगों के बीच रहकर भी अकेले। उसने कुछ नहीं कहा, केवल मेरी बात को चुपचाप अपने भीतर उतरने दिया। अच्छा, उसने कहा, तो आराम करो, अपने विषय में बताओ। हम बैठ गए। रात्रि और अधिक गहरी हो रही थी। नहर का जल धीरे धीरे बह रहा था। नाश्ता इनका? मैंने कहा, क्या तुमने कभी स्वप्न प्रदष्टता शब्द के विषय में सोचा है? थोड़ा बहुत, उसने कहा। मैं भी कभी कभी स्वप्न देखती हूँ। नहीं, मैंने सिर हिलाया। स्वप्न प्रदष्टता वह होता है जो केवल स्वप्न नहीं देखता, बल्कि उन्हीं में निवास करता है। उसने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा। मैं भी ऐसा ही एक मनुष्य हूं, मैंने कहा। एक प्रकार कुछ विचित्र सा, कुछ निरर्थक सा। प्रकार? उसने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा प्रकार? वह, मैंने कहा, जो जीवन के बाहर नहीं भीतर जीता है, जो नगर के कोनों में छिप जाता है, अपने कमरे में, अपनी 4 दीवारों के बीच। मैंने उसे बताया कि नगर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां धूप भी थक कर पहुंचती है। वहां लोग जीते हैं, पर पूरी तरह नहीं। स्वप्न प्रदष्टता, मैंने कहा, अपने कमरे से इतना जुड़ जाता है मानो वही कमरा उसकी पहचान हो, और जब कोई वहां जाता है तो घबरा जाता है, मानो वह पकड़ा गया हो। किस अपराध में? उसने पूछा। इस अपराध में, मैंने कहा, कि उसने वास्तविक जीवन से अधिक अपनी कल्पना के प्रति निष्ठा दिखाई। मैंने उसे बताया कि किस प्रकार संध्या के बाद जब काम समाप्त हो जाता है तब स्वप्न प्रदष्टता का वास्तविक जीवन आरंभ होता है। कैसे एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, कैसे कल्पनाएं धीरे धीरे सत्य प्रतीत होने लगती हैं। नाश्ता इनका? मैंने कहा। मैंने प्रेम भी सदा स्वप्न में ही किया है। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं लोगों को देखता हूँ, मैंने कहा, उनके दिल बदलते रहते हैं।
मेरा जीवन वहीं ठहर जाता है। कभी कभी उसने धीरे से कहा, मनुष्य थक जाता है। हाँ, मैंने कहा, और भयभीत भी हो जाता है। किस बात से? इस बात से, मैंने कहा, कि जब मैं वास्तव में जीना चाहूंगा तो मेरे पास केवल स्वप्न ही शेष रह जाएंगे, और उनमें भी केवल थकान। वह कुछ देर तक मौन रही, फिर उसने मेरा हाथ अपनी उंगलियों में ले लिया। हम यही नहीं रुक जाएंगे, उसने कहा। 2 संध्याएं किसी की पूरी जिंदगी नहीं होती। उस क्षण मुझे ऐसा लगा मानो रात्रि ने मुझे कोई वचन दे दिया हो। अब मेरी बारी है, उसने कहा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। और उसी क्षण मुझे पहली बार यह अनुभूति हुई, शायद मैं अकेला नहीं हूं। अब मेरी बारी है, उसने कहा। और जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज में कोई उतावलापन नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी गंभीरता थी मानो वह जो कुछ कहने जा रही है उसे पहले ही कई बार अपने मन में दोहरा चुकी हो। मेरी कहानी तुम्हें आधी तो पहले से पता ही है, उसने धीरे से कहा। मेरे पास एक दादी है। उसने क्षण में रुककर मेरी ओर देखा, जैसे यह परखना चाहती है कि मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं या नहीं। मैं चुपचाप बैठा रहा। जब मैं बहुत छोटी थी तो माता पिता दोनों चल बसे। तब से मैं दादी के साथ ही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ। कभी ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं के साथ बूढ़ी होती जा रही हूँ। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कहा, दादी पहले संपन्न रही होगी। आज भी उनकी बातें में पुराने दिन जीवित रहते हैं। उन्होंने मुझे फ्रेंच भाषा सिखाई, फिर एक शिक्षक भी रखा। मेरी पढ़ाई चलती रही जब तक मैं 15 वर्ष की नहीं हुई। फिर एक दिन सब कुछ अचानक बंद हो गया। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने शरारत की, उसने कहा। वो शरारत क्या थी या रहने दो, बस इतना समझ लो कि दादी को लगा कि अब मुझे बांधना जरूरी है। एक सुबह दादी ने मुझे अपने पास बुलाया। वह बोली। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने मेरी पोशाक को अपनी पोशाक से पिन कर दिया और कहा, अब हम दोनों ऐसे ही बैठेंगे। यदि मैं सुधर गई तो शायद यह पिन खुल जाए। उसने अपनी उंगलियों की ओर देखा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसने कहा। दिन भर एक ही स्थान पर बैठे रहना कैसा होता है। पढ़ना, सिलना, सुनना सब दादी के साथ, और यदि उठना भी पड़ता तो पिन के साथ। मैं दादी से प्रेम करती हूँ, उसने तुरंत जोड़ा, पर वे दिन बहुत कठिन थे। फिर उसकी आवाज में थोड़ा परिवर्तन आया। हम एक पुराने लकड़ी के घर में रहते थे। उसमें 3 खिड़कियां थी। ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। वहां पहले एक बहुत वृद्ध व्यक्ति रहता था, बीमार और मौन। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। वो क्षण भर चुप रही और गहरी सांस ली। उसके बाद एक नया किराएदार आया, एक युवक, उसने कहा, जो इस नगर का नहीं था। दादी ने मुझसे पूछा, क्या वह जवान है? क्या वह देखने में सुंदर है? मैं झूठ नहीं बोल पाई। उसने हल्की हंसी के साथ कहा। दादी बोली, पुराने समय अलग थे, आजकल के किराएदार भी सुंदर होते हैं। पहली भेंट एक बहुत छोटी सी बात पर हुई। कागज लगवाने थे, एक किताब लानी थी। फिर उसी बहाने पिन का रहस्य खुल गया। मैं लज्जा से रो पड़ी। नास्तंका ने कहा, मुझे लगा मानो किसी ने मेरी दुर्बलता देख ली हो। वह समझ गया। उसे बिना कुछ कहे झुककर अभिवादन किया और चला गया। इसके बाद कुछ दिनों तक शांति बनी रही। फिर एक दिन उसने पुस्तकें भिजवाई, फ्रेंच पुस्तकें, वॉल्टर स्कॉट, पुश्किन। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। मैं पढ़ने लगी। पहली बार मुझे लगा कि संसार केवल मेरे कमरे तक सीमित नहीं है। थिएटर की बात में आई, ओपेरा, द बार्बर ऑफ सेविल। दादी स्वयं कभी रोजनी बनी थी, नास्तंका ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी स्वयं कभी रोजनी बनी थी, नास्तंका ने मुस्कुराते हुए कहा। हम वहां गए 3 बार। उस रात के बाद वह बोली, मैं बदल गई। किराएदार अब कम आने लगा, केवल थिएटर के लिए। मैं बेचैन रहने लगी, उसने कहा। मैं पढ़ नहीं पाती थी, सिल नहीं पाती थी। कभी हंसी आ जाती थी, कभी रोना। फिर एक दिन उसने धीरे से कहा, उसने बताया कि वह नगर छोड़कर जा रहा है।
1 वर्ष के लिए। उसने मेरी ओर देखा। उसने मुझसे वचन दिया कि वह लौटेगा। नास्तांका चुप हो गई। रात और अधिक गहरी हो चुकी थी। मैं प्रतीक्षा करती रही। उसने कहा, प्रतिदिन संध्या के समय इसी स्थान पर। उसने अपनी आंखें झुका ली। कल रात जब मैं रो रही थी, वो बोली, तो मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। उस क्षण मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसका भय, उसकी सरलता और वह शर्त कि मैं उससे प्रेम न करूं। क्या तुम अब भी उसकी प्रतीक्षा करोगी? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, उसने बिना सोचे कहा, पर अब तुम यह जानते हो। उस रात के बाद मैं यह जान चुका था। मेरी अपनी प्रसन्नता का भार भी उसके इंतजार के नीचे दबा हुआ था। मैं उस रात भी उसी स्थान पर सबसे पहले पहुंच गया था। नहर का जल पूर्णतः शांत था। आकाश में वही थकान भरी चमक थी। न पहले जैसे युवावस्था की उजास, न पूरी तरह अंधेरी उदासी। ऐसा प्रतीत होता था मानो रात्रि स्वयं भी थक चुकी थी। मुझे ज्ञात था कि आज कुछ समाप्त होने वाला है, पर क्या, यह मैं स्वयं भी नहीं जानता। नास्तांका आई। आज उसकी चाल में बेचैनी नहीं थी जो पहले दिन थी। वह कुछ अधिक तेज चल रही थी, मानो उसे कहीं पहुंचना हो, मानो वह किसी निर्णय के निकट हो। मुझे क्षमा करना, उसने आते ही कहा। मुझे थोड़ा विलंब हो गया। उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। वो चमक जो केवल तब आती है जब हृदय को अपना उत्तर मिल जाता है। मुझे लगता है। वो क्षण में रुकी, फिर बोली, शायद वह आ गया है। मेरा हृदय एकदम शांत हो गया। धड़कन रुकी नहीं थी, पर उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई हो। वह यहीं कहीं होगा, उसने कहा। उसने लिखा था, आज वह अवश्य आएगा। हम दोनों कुछ क्षण मौन रहे। मैं उसकी बात की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मैं अपनी ही हिम्मत की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी वह आ गया। मैंने उसे पहले पहचान लिया, नास्तांका से भी पहले। उसकी चाल, उसका ठहरना, एक क्षण के लिए इधर उधर देखना, सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसे उसकी कहानी में था। उसने नास्तांका को देखा और नास्तांका ने उसे। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसमें कोई संकोच नहीं था। वह मुस्कान उस व्यक्ति की थी जिसका इंतजार पूरा हो गया हो। नास्तांका, उसने पुकारा, और नास्तांका वह मेरी ओर देखे बिना ही आंखें बढ़ गई। मैं पीछे रह गया। मैं वहीं खड़ा रहा, मानो नगर का कोई पुराना अंश जो नए बनते हुए संसार को देख रहा हो, पर स्वयं उसमें सम्मिलित ना हो। उन दोनों की आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गई। उनके कदमों की ध्वनि मुझे अपने ही हृदय के भीतर सुनाई देती रही। मुझे दुख नहीं हो रहा था, कम से कम वैसा दुख नहीं जैसे मैं सोच कर आया था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। उस रात मैं अपने घर लौट आया। कमरा वही था, दीवारें वहीं थी, मेरी पुरानी कुर्सी भी वहीं थी, पर कुछ बदल चुका था। बैठ गया और पहली बार मैंने अपने स्वप्न को स्मरण करते स्वयं को दोष नहीं दिया। अगली सुबह एक पत्र आया, नास्तांका का पत्र। उसने लिखा था, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझसे कुछ मांगे बिना मुझे मेरी प्रसन्नता दे दी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मेरे जीवन को सबसे सुंदर क्षण दिए हैं। पत्र पढ़कर मैं बहुत देर तक मौन रहा। फिर मैंने उसे मोड़ा और सावधानी से संभाल कर रख दिया। मुझे स्मरण आया, 4 रात्रियां जी थी, पर शायद वही पर्याप्त थी, क्योंकि यदि एक क्षण भी पूर्ण सत्य के साथ जिया जाए तो वही पूरी जिंदगी के बराबर होता है। और मैं कृतज्ञ था, अत्यंत कृतज्ञ।